नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं। कल हमने रीतिकाल की विशेषताएं की हैं, उसी के अंडर आ जाती थी रीति बद्ध काव्य की विशेषताएं। ठीक है, आज हम करेंगे रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रीतिकाल है ये 3 काव्य धाराओं से उत्प्रोत है, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो आज हम करेंगे रीति सिद्ध। तो ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा वो क्या थी, जो हमने कल की थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ऐसे ग्रंथों की रचना की जाती थी जिसमें काव्य अंगों का निरूपण होता था। ठीक है, काव्य अंगों के जो लक्षण होते हैं उसके उदाहरण, ठीक है, प्रस्तुत किए जाते थे, उसकी परिभाषाएं। ठीक है, जो काव्य के अंग होते हैं, छंद, अलंकार, ये सारे, ठीक है, ये जो सारे होते हैं, इनके लक्षण प्रस्तुत करके यानी कि परिभाषा प्रस्तुत करने के उपरांत क्या करते थे कवि कि उसके उदाहरण प्रस्तुत करते थे, किसमें, रीतिबद्ध काव्य में। ठीक है, तो जो रीति सिद्ध काव्य है, ठीक है, वो देखो क्या है कि इसमें जो लक्षणबद्ध ग्रंथों के कवि क्या करते थे, किसी काव्यांग का लक्षण प्रस्तुत ना करके केवल क्या करते थे, उदाहरण ही प्रस्तुत करते थे। ठीक है, जो रीति सिद्ध कवि हैं वो सिर्फ और सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करते थे, वो किसी काव्यांग का लक्षण प्रस्तुत नहीं करते थे या उसकी परिभाषा प्रस्तुत नहीं करते थे। ठीक है, जो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो रीतिबद्ध काव्य है वो क्या करते थे, किसी काव्यांग का लक्षण प्रस्तुत करते थे, साथ में प्लस उनकी जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करते थे। लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं वो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ काव्यांगों का उदाहरण ही प्रस्तुत करते थे, उसके लक्षण प्रस्तुत नहीं करते थे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आज हम करते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। देखिए, रीतिकाल में संस्कृत के काव्य शास्त्र एवं सामंतवादी ऐश्वर्य एवं विलासपूर्ण वातावरण के परिणाम स्वरूप 2 प्रकार के काव्य की रचना हुई। ठीक है, जो उस समय का जो रीतिकाल का जो वातावरण था वो किस प्रकार का था, ऐश्वर्य में विलासपूर्णता था। ठीक है, विलासपूर्ण से भरा पड़ा था, क्योंकि वो सारा का सारा दरबारों में रहकर ही उसका रचना काल हुआ है। ये जो रीतिकाल में सारा का सारा साहित्य दरबारों में ही रचा गया है, इसलिए उसमें विलासिता, ऐश्वर्य, नारी चित्रण, ये सारी चीज़ें अधिक मुखर हुई हैं। पहली काव्य शास्त्रीय आधार पर और दूसरा श्रृंगार परक। ठीक है, पहली क्या है, कहते हैं ना 2 प्रकार की रचनाएं हुई थी, पहली काव्य शास्त्र के आधार पर और दूसरी क्या है, श्रृंगार परक। ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य अपने आश्रयदाताओं की विलासता को भड़काना था। इनका जो लक्ष्य था वो क्या था, सिर्फ अपने जो आश्रयदाता है कि जिस राजा के संरक्षण में वो कवि रह रहे थे उनकी जो विलासता थी उनको और अधिक भड़काना था। विद्वान दूसरे प्रकार की कविता को 2 नामों से याद करते हैं। ठीक है, एक रीतिबद्ध काव्य और दूसरी आती है रीति सिद्ध। कौन सी दूसरी प्रकार की कौन सी आती है, श्रृंगार परक है। ठीक है, जो क्या है, श्रृंगार परक है, वो जो दूसरे प्रकार की हैं उनको किस किस नाम से पुकारा है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध के नाम से। रीति सिद्ध कवियों की कविता आत्मा रीति के बार से अधिक आक्रांत नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, भले ही कविता की पृष्ठभूमि में कहीं कहीं रीति परंपरा भी काम कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो रीति सिद्ध है इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वो भी रीति की जो रीति के जो नियम थे उससे अच्छे तरह से जानकारी थी उनको, वो सारे के सारे उनको ज्ञात थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके लक्षणों की, ठीक है, जो उनके उदाहरण है वही प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं लिखे। ठीक है, भाव अभिव्यक्ति के लिए रीति सिद्ध कवियों ने भी अलंकारिक शैली का अवलंबन लिया है। ठीक है, इन्होंने जो अपने भावों की अभिव्यक्ति किसके कौन सी शैली में की है, अलंकारिक शैली में। चाहे रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, चाहे वो बोल रहा है कि चाहे हम इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते इनका, किंतु इन दोनों के उद्देश्य में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, लेकिन जो इनका गोल था, जो उद्देश्य था, उनमें अंतर है। नायिका भेद, अलंकार, रस, ध्वनि आदि का वर्णन सभी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने किया है, किंतु रीति सिद्ध कवियों ने काव्य में व्यक्तिगता अपेक्षाकृत अधिक उभरी है। ठीक है, जो इन कवियों की पर्सनालिटी थी वो रीति सिद्ध काव्य धारा में अधिक मुखर हुई है। अब देखिए रीति सिद्ध काव्य हम निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। देखो, पहली आती है वर्णन, श्रृंगार वर्णन। ठीक है, जो कल भी हमने की थी उसमें रीतिबद्ध या रीतिकाल इनकी जो प्रवृत्तियाँ की थी। अभी देखो क्या है
श्रृंगार वर्णन में रीति सिद्ध कवियों के काव्य में श्रृंगार वर्णन प्रमुख रूप से हुआ है। श्रृंगार के दो पक्ष हैं जो मैंने आपको कल भी करवाया था, संजोग पक्ष और वियोग पक्ष। दोनों का ही चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। संजोग पक्ष के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। ठीक है, ये कल भी किया था कि इन्होंने अधिक ज़्यादा संजोग पक्ष का ही चित्रण किया है। संजोग पक्ष की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसका वर्णन इन कवियों ने ना किया हो। रूप दर्शन के से आकर्षक होता है। रूप से के ये वर्णन नायिका के हैं। ठीक है, जो इन्होंने रूप वर्णन किया है श्रृंगारिकता के अंदर जो इन्होंने संजोग पक्ष का चित्रण किया है उसमें क्या है, रूप दर्शन अधिक है। और वह रूप दर्शन किसका है, नायिका का। नायक के आकर्षण का वर्णन इन कवियों ने कम ही किया है। ठीक है, लेकिन जो नायक था उनका चित्रण इन्होंने बहुत कम किया है। बिहारी सतसई श्रृंगार के इस विवेचन से भरी पड़ी है। ठीक है, जो बिहारी का ग्रंथ है ना, बिहारी सतसई, उसमें क्या है, श्रृंगार का बहुत अधिक विवेचन हुआ है। क्योंकि जो रीति सिद्ध कवि है वो बिहारी ही आते हैं। ठीक है, इसलिए उनके ही जो पद हैं इसमें आएंगे पूरे के पूरे कोटेशन के रूप में। सेनापति की कविते रत्नाकर और रस निधि के रतन हजारा में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें रूप, सौंदर्य, व्यय, संधि, नक्षिक आदि का वर्णन किया गया है। इन सब में सबसे हमें शब्द चमत्कार देखने को मिलता है। सेनापति की कृति कविते रत्नाकर से एक उदाहरण देखिए। नूपुर की को जनकाई, मेदनी धरती पाई, डाड़ी आई आंगन, बई ही सांझी बारसी, सेनापति जाके दृग दूत वह मिलत दोरी, कहत अधीनता को होत है सिपारसी, गेह को सिंगारसी, सूरत सुख सारसी, सो प्यारी मानो आरसी, चुभी है चित आरसी। ठीक है, इसमें क्या है, रूप वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखो, रसनिधि के निम्न दोहों में भी हमें रूप वर्णन की रीतिबद्ध विशेषता जिसमें अलंकृति और श्रृंगार परंपरा विद्यमान है हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, रस निधि के यहाँ पर दोहे आते हैं। लाल पाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, किए तिलक अनुराग ज्यों लख के रूप रसाल, पल अनुरंजन सो विपत्त दीर्घ, जल असुआ बरसास, गणत रहत है अवधि के दिन, पखवारे मास। बिहारी सतसई तो ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। बिहारी ने नायिका का रूप वर्णन, नक्षिक वर्णन इत्यादि अपनी सतसई में खूब डटकर किया है। सतसई के 36 दोहों में से केवल नायिका के नेत्रों का वर्णन है। देखो, जो बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा है उसमें जो 36 दोहे हैं वो किसके हैं, जो नायिका की आंखें हैं, नेत्र हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रस श्रृंगार मुंजन किए, कुंजन मुंजन दैन, मुंजन रंजुन हो बिनु, खुंजन खंजुन नैन, डारी सारी नील की ओट अचूक चुके ना, मोह मन मृग करवर गहे अहे अहेरी नैन। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो उनके नेत्र हैं उनका चित्रण इसमें किया गया है। धनतः विलासिता पूर्ण उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति तथा नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी रीति सिद्ध कवियों के काव्य में गृहस्थिक प्रेम की व्यापक स्वीकृति देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप, नायक नायिका गुरुजनों के बीच बैठे हैं, बात करना चाहते हैं पर कैसे करें, फलते नेत्रों के सहारे वे अपने मन का आदान प्रदान कर लेते हैं। कहत नटत रिज्जत खिज्जत, मिलत खिलत लज्जात, बड़े बौन में करते हैं नैनुन ही सब बात। दाम्पत्य प्रेम का ही एक उदाहरण, अन्य उदाहरण देखिए जिसमें कवि ने स्पर्श सुख का वर्णन किया है। प्रीतम दृग की बीजत प्रिय, पानी परस सुख पाई, जानी पशानी अजान लो, नेकू न होत जनाई। अब देखिए नेक्स्ट, नायिका भेद की प्रधानता। ठीक है, जो नायिका के भेद है उसकी जो अलग अलग प्रधानता है वो दिखाई देती है यहाँ पर। रीति सिद्ध कवियों ने नायिका भेद पर बहुत विस्तार से लिखा है। इस युग का प्रमुख प्रतिपाद्य नारी था। ठीक है, क्योंकि ये दरबारी काव्य में लिखा गया है सारा का सारा साहित्य, इसीलिए कि उस युग के जो कवि थे राजा से अधिक नाम प्राप्त करने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या करते थे, जो नारी का चित्रण है उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, उसका नक्शिक वर्णन करते थे, उनकी विलासिता को भड़काते थे, क्योंकि ताकि उनको जो इनाम वगैरह वो अच्छा प्राप्त हो सके उनसे। ठीक है, किंतु काव्य में नारी की सत्ता समाहित नहीं है। इस काव्य की नारी एक टाइप है। रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत नायिका भेद के आधार पर ही नारी का वर्णन किया है। नायिका होने के लिए किसी नारी का सुंदर होना बहुत जरूरी था। सुंदरता वर्ण तरुणी, सुमति नायिका सोई, शोभा कांति सुदीप्ति जुत वर्तन है सब कोई।
आज्ञाते रीति सिद्ध कवियों ने स्व किया, पर किया, खंडिता, मुग्धा आदि नायिकाओं के अनेक रूपों का चित्रण किया है। ठीक है, ये सारी जो नारियों का अलग अलग रूप है, स्व की अर्थात जो अपनी होती है, पर की अर्थात जो पराई हैं, जो भी ये सारी। ठीक है, मुग्धा नायिका, ठीक है, जिसको देखकर मुग्ध हो जाते हैं जल्दी, वो देखो। मुग्धा नायिका का बिहारी द्वारा किया गया निम्न वर्णन देखिए। अपने अंग के जान के यौवन निरपत प्रवीण, सतन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा दीन। उत्तमा खंडिता नायिका की मनोदशा का वर्णन देखिए। वाही की चित चटपटी दर्द अटपटे पाई, लपट बुझावत विरहे की कपट बुरोई आई। नेक्स्ट आएगी प्रेषित पतिका नायिका विरह में इस कदर जल रही है कि उसकी सखियां रात में भी उसके पास गीले वस्त्र पहनकर जाती हैं। आड़े दे आले वसन जड़े हूँ की रात, सहस के स्नेह बस सखी सबे डिग जात। आगन पतिका नायिका का एक चित्र देखिए। ठीक है, ये जो प्रेष पतिका है, आगत पतिका है, जहाँ जो ऊपर हमने किया है खंडिता, मुग्धा नायिका, सब किया, पर किया, ये सारे नायिका भेद हैं। ठीक है, नायिका के अलग अलग जो भेद हैं उनका चित्रण इसमें हुआ है। पति प्रदेश से लौटकर वर्ष बाद आया है। नायिका उसके समक्ष आते ही बिना बोले ही उसके गले लग जाती हैं। बिशरे जिये संकोच ए बोलत बनत न बैन, दोऊ दोरी लगे किए लजे हैं नैन। रीति सिद्ध कवियों ने विशेषकर बिहारी, सेनापति, पसनेज और वेनी में नायिका भेद का वर्णन, परकिया नायिका का ही अधिक वर्णन किया है। ठीक है, इन कवियों ने ज़्यादा जो वर्णन किया है वो किस नायिका का किया है? पर नायिका, जो परकिया नायिका है उसका वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सौंदर्य चेतना, जिसमें नक्षिक वर्णन किया गया है। ठीक है, नख अर्थात पैर के नाखून से लेकर शिख अर्थात शिखर तक, अर्थात के नारी के पूरे शरीर का चित्रण इन्होंने किया है, उसके प्रत्येक अंग का चित्रण किया है, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक चित्रण पूरा का पूरा इन्होंने किया है। देखो, रीति सिद्ध कवि सौंदर्य चेतना के कलाकार थे। नारी सौंदर्य का इतना उत्तेजक चित्रण हिंदी साहित्य के अन्य युगों में दुर्लभ है। कवियों ने अपनी समस्त प्रतिमा में अपनी काव्य सुंदरी की सृष्टि की। रीति सिद्ध कवियों के काव्य में नारी सौंदर्य का प्रचुर मात्रा में वर्णन हुआ है। ठीक है, विलक्षणता पूर्ण कल्पना की छाया में इन कवियों ने नारी के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। बिहारी सतसई में तो 36 दोहे केवल नारी के नेत्रों पर हैं। अब देखो इन्होंने कितना अधिक नारी के जो शरीर के अंग हैं उनका चित्रण किया है कि उनके जो बिहारी के 36 दोहे हैं, केवल 36 दोहे वो सिर्फ और सिर्फ से उनके नेत्रों पर ही दिए गए हैं। नारी के नेत्रों का ही उसमें व्याख्यान हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाक की लौंग, माथे की बिंदी आदि पर भी अनेक दोहे लिखे हैं। अब देखिए नायिका के शारीरिक रूप लावण्य का वर्णन देखिए। वाही लखे लोइन लगे, कौन युवती की जोत, जाके तन की शां डिग, जौन छा सो होत। नायिका के मुख की आभा को देखिए, कितना अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। ठीक है, अतिशोक्तिपूर्ण होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। पात्रा ही तिथि पाइये, वाह गर के चहुपास, नित प्रति पुनाइयो रहे, आनन ओप उजास। नायिका के बाल पर सुशोभित टीके के सौंदर्य का वर्णन देखिए। ठीक है, बाल अर्थात जो माथे पर उसका टीका है सुशोभित हो रहा है, उसका जो वर्णन किया है वो देखिए। नीको बसत ललार पर, टीको जरत जराई, शिवे बहावत रवि मनो मसी ससी मंडल में आई। नेक्स्ट देखिए, कवि पर पसनेज का नक्षिक वर्णन बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। नायिका के मुख वर्णन संबंधी उनका निम्न दृष्टव्य है। चितवत जाकी ओर चकचकी चौंद कौंदे, मनो पसनेज मात किरण खरीसी हैं, शवि प्रतिबिंब शूट्यो क्षिति हैं शपाकर ते, साजत शबीली राजे कनक शरीसी हैं, किन्नो डर लुर्क गुलाब को परसोन ग्रास, जुक जुक जुम जुम जानजत परीसी हैं, आनन अमल अरविंद ते अमल अति, अद्भुत अमूल आबा उफन परीसी हैं। देनाता बेनी कवि ने देखिए किस चतुराई से राधा के नक्शे का वर्णन एक ही छंद में कर दिया है। करी की चुराई चाल, सिंह की चुराई लंक, ससी को चुराओ मुख, नासा चोरी कीर की, पिक को चुराओ बैन, मिर्ग को चुरायो नैन, दसन अनार हांसी गुजरी गंभीर की।
ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, जो उनका चित्रण किया गया, उनके नारी के जो अंग हैं उनका नक्शिक चित्रण इसमें सारा का सारा आता है। कहो कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर को, सब अब तो कन्हैया जू को चित्त हूँ चुराई लीनू, चोरटी है गोरटी ज शोरटी अहीर की। नेक्स्ट देखो प्रकृति चित्रण, ठीक है। कल भी हमने देखा था कि इसमें प्रकृति चित्रण ज़्यादा नहीं हुआ है, आलंबन रूप में ही इसका चित्रण, उद्दीपन रूप में इसका चित्रण किया है, लेकिन स्वतंत्र रूप में प्रकृति का चित्रण कहीं भी देखने को नहीं मिलता रीति काल में। अभी देखिए प्रकृति चित्रण, रीति सिद्ध कवियों में सेनापति को छोड़कर किसी ने भी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण नहीं किया है, प्राय सभी ने उसके उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया है। सिर्फ और सिर्फ सेनापति है जिन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में भी चित्रण किया है। बिहारी की छठ ऋतु वर्णन प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन है। बिहारी ने मनुष्य स्वभाव को प्रकृति से बहुत कुछ प्रभावित माना है। उन्होंने दोनों को आमने सामने रखकर चित्रित किया है। विशंबर मानव का कहना है कि प्रकृति संबंधी कुछ चित्र तो बिहारी के ऐसे हैं जो हिंदी के आधुनिक काव्य की तुलना में कम शक्तिशाली नहीं हैं। प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण के निम्न उदाहरण देखिए। संजोग में सुख देने वाले बादल गृहिणी के लिए देखिए कैसे दारुण दुख देने वाले सिद्ध हो रहे हैं। कौन सुने कासो कहें, सुरत बिसारी नाहे, वदा वदी जीव लेत हैं जे बदरा बद राहे। कुछ ऐसी ही दशा गृहिणी की ऋतुराज बसंत कर रहा है। देखिए दिस दिस कुसुमित देखिए तो उपवन विपन समाज, मनहु विजोगनी को कियो सर पंजर ऋतु राज। नेक्स्ट आता है कि षट ऋतु वर्णन में ग्रीष्म ऋतु के संबंध में निम्न दो दोहे देखिए। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छायों चाहती शाह। कहलानी एकत बस्त अह, म्यूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। ये सारा का सारा प्रकृति का चित्रण है, जिसमें जो अलग अलग सीजन है उन सब का चित्रण इसमें किया गया है। सेनापति का ऋतु वर्णन भी बहुत सुंदर बन पड़ा है। वर्षा ऋतु का वर्णन देखिए कितना सुंदर बन पड़ा है। दीर जलदर की सुनत दुन दर की हैं, दर की सुहागन की शो बरी शक्तियाँ। आगे तक कवि वृंद ने भी 12 मासा का ऋतु वर्णन किया है। आयु बसंत बसंत समय, निज कंत विदेश दिगंत लियो है, बागन बाग कोकिल कूक विजोगनी को दुख गोर दियो है। ये था सारा का सारा आपका प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट आता है भक्ति और नीति का स्वर। रीति सिद्ध कवियों ने के काव्य में हमें भक्ति और नीति संबंधी कुछ दोहे कविते देखने को मिलते हैं। ये कवि मूलतः अनुराग के कवि थे, विराग के कवि नहीं, ठीक है। अनुराग अर्थात इन्होंने संजोग पक्ष का ही चित्रण किया है, श्रृंगार के जो इनका विजोग पक्ष का उसका चित्रण नहीं किया है, इसलिए जो अनुराग के कवि हैं विराग के नहीं हैं। इनके जो भक्ति संबंधी काव्य में हमें सरसता, पावनता, दीनता सब कुछ देखने को मिलता है। बिहारी का राधा भक्ति निम्न पद बहुत प्रसिद्ध है। मेरी बव बाधा हरे, राधा नागिर सोए, जा तन की जाई परे, साइम हृतदुत होई। दीनता संबंधी बिहारी का निम्न पद भी प्रसिद्ध है। कब को टेरत दीन है, होत न साइम सहाय, तुमहु लगी जागत गुरु जग नायक जगवाए। आगे आता है वृंद कवि ने भी यमक सतसई में भक्ति के कुछ दोहे लिखे हैं। यमक अलंकार का देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। मुरली मुरली दर दरी, अरी परी दुनकान, जातन जातन बनत है, लाज करी कुलकान, देह देही बेजत दही, देई दई ये जात। गोरस मिस गोरस से, हरी मग मडरत डरात। रीति सिद्ध कवियों ने नीति परक काव्य की रचना भी की है। बिहारी के निम्न दोहे को बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं, ठीक है। इन्होंने नीति परक जो काव्य है उनकी रचना की है, जो मोरल वैल्यूज़ है उसके बारे में लिखा है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वो खाए बुराए जग या पाए खाए बुराए, को कह सके बड़ेन सो लखे बड़ी हूँ भूल, दीने दई गुलाब को इन डारत ये फूल। हम निष्कर्ष रूप इसका इन कंक्लूजन देख लो कि इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति सिद्ध कवियों ने जो भी लिखा वह सब अनुभूति से लिखा, ठीक है। सब अनुभूति अर्थात जो उनकी अनुभूति थी, जो उनकी अपनी फीलिंग्स थी, उन्होंने लक्षण ग्रंथों का नहीं लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण किया है। यह था आपका प्रश्न, रीति सिद्ध काव्य की जो विशेषताएं थी वो, ठीक है। यहीं पर समाप्त होता है।